हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक पैथोलॉजी के रिगार्डिंग एक टॉपिक की जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। इट इज़ डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यूज टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट विच कुड बी माइक्रोबियल, इम्यूनोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन क्या है, ये एक लोकल रिस्पॉन्स है लिविंग मैमेलियन टिश्यूज़ का। ठीक है, जो लिविंग मैमेलियन टिश्यूज़ हैं उनका ये एक लोकल रिस्पॉन्स है टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। अगर किसी भी एजेंट के द्वारा अगर इंजरी होती है, वो एजेंट आपका माइक्रोबियल भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल और केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन कहेंगे। जो इन्फ्लेमेशन वर्ड है उसका मतलब यहाँ पर है वर्निंग। ठीक है, जलन से उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज ए सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू एलिमिनेट फॉरेन एजेंट्स और डैमेज्ड नेक्रोटिक सेल्स एंड टू प्रमोट रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज। ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या है, ये एक सीरीज है मॉलिक्यूलर और सेलुलर चेंजेस की। ठीक है, टू एलिमिनेट फॉरेन एजेंट्स, ताकि वो जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर सके। ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन क्या है, ये एक सीरीज़ है मॉलिक्यूलर और सेलुलर रिस्पॉन्सेज की, जिससे वो फॉरेन जो एजेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर सके और जो डैमेज्ड नेक्रोटिक सेल्स हैं उनको भी एलिमिनेट कर सके, एंड टू प्रमोट रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज़, और जो डैमेज टिश्यू हैं उनकी रिपेयर को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी प्रोसेस होती है वो आती है इन्फ्लेमेशन के अंदर। फिर यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ और इन्फेक्शन। ठीक है, तो उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन्फ्लामेशन क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि बॉडी के द्वारा होता है टू वैरायटी ऑफ इटियोलॉजिक एजेंट्स। बहुत सी जो मतलब वैरायटी के इटियोलॉजिक एजेंट्स होते हैं उनके लिए जो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को क्रिएट करती है वो होता है हमारा इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और इन्फेक्शन क्या होता है, इट इज़ इन्वेजन इनटू द बॉडी बाय हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जब आक्रमण कर दें, ठीक है, इन्वेड कर दें, तो उनके जो रिजल्टेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इल मतलब उनके बुरे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो टॉक्सिन्स के द्वारा होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है इन द अब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर अब्सेंस रहती है इन्फ्लेमेशन की तो जो वाउंड्स जो घाव होते हैं और इन्फेक्शन होता है विल नेवर हील, वो कभी सही ही नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपकी प्लेस है अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो जो आपका वाउंड या जो इन्फेक्शन हुआ होगा वो कभी भी हील नहीं होगा, एंड प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़, और वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा टिश्यूज़ का, वुड कॉम्प्रोमाइज़ द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के कुछ कार्डिनल साइंस बताए गए हैं, यानी कुछ ऐसे चिन्ह बताए गए हैं जिनको हम देखकर ही डायग्नोस कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी पेशेंट के इस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गया है। ठीक है, तो वो कार्डिनल साइंस क्या है, कार्डिनल साइंस को हम प्रत्यात्म लक्षण भी कहते हैं। द रोमन राइटर सेल्सस, एक रोमन राइटर थे सेल्सस, उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी एडी में चार कार्डिनल साइंस जो हैं वो बताए थे, जो है आपके र्यूबर, ट्यूमर, केलर और डॉलर। ठीक है, ये चार जो हैं कार्डिनल साइंस वो उन्होंने इन्फ्लेमेशन के बताए थे। र्यूबर का मतलब है यहाँ पर रेडनेस से, ट्यूमर का मतलब है यहाँ पर स्वेलिंग से, केलर का मतलब है हीट से, और डॉलर का मतलब है यहाँ पर पेन से। ठीक है, तो आप आर से आप रेडनेस को याद रख सकते हैं। ठीक है, और ट्यूमर में आपको पता है कि कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है ट्यूमर में, तो उसको हम स्वेलिंग समझ सकते हैं। और कैलर मतलब जैसे कि कैलोरी, तो जो वो हीट की यूनिट होती है तो उससे हम हीट को समझेंगे। और डॉलर मतलब आपका पेन। ठीक है, फिर जो पांचवा साइन है वो बाद में वर्च्यो, जो साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ वर्च्यो, उन्होंने पांचवा उसका कार्डिनल साइंस बताया था, फंक्शियो लेइजा। ठीक है, फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन के यहाँ पर दो टाइप्स बताए गए हैं, एक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक है हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसमें क्या है आपका, इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये क्या है, बहुत ही कम समय के लिए इन्फ्लेमेशन होता है, लास्टिंग लेस देन 2 वीक्स। ठीक है, 2 हफ्ते से भी कम जो आपका इन्फ्लेमेशन रहता है ना वो आपका होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। रिप्रेजेंट्स द अर्ली बॉडी रिएक्शन रिजॉल्व्स क्विकली। ठीक है, तो ये आपके अर्ली बॉडी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
फिर आता है आपका दूसरा टाइप जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये क्या है, ये लंबे समय तक आपका रहता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एंड अकर्स आफ्टर डिले, और ये क्या है, आइदर आफ्टर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि ये डिले, यानी कि कोई भी अगर आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अगर वो लंबे समय तक रहेगा ना, तो उसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा उसी के द्वारा ये होता है, ठीक है। या तो जो स्टिमुलस होता है वो शुरू से ही जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को ही इंड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें दो आपके केस बन गए, या तो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वही लंबे समय तक अगर रहेगा तो वो आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहलाएगा, और दूसरा पॉइंट ये है, अगर जो आपका स्टिमुलस है वो शुरू से ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कर रहा हो तो उससे भी आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, और ये हमेशा ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर आपका पहला टाइप आता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपको पता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन के पर्पस से इसको क्या है, हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपका वेस्कुलर इवेंट्स और दूसरा है हमारा सेलुलर इवेंट्स। तो वेस्कुलर इवेंट्स में हमारा क्या आता है, वेस्कुलर जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, यानी जो चेंजेस आपके वेसल्स में होंगे, वेस्कुलर शब्द जो है वो वेसल्स से लिया गया है, वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आपको पता है जो आर्टरीज हैं वो आपके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, आर्ट्रियोल्स, और कैपिलरीज क्या हैं, वो कनेक्टिंग लिंक का काम करती हैं आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के, ठीक है। तो एल्ट्रेशन इन द माइक्रोवेस्कुलेचर, जो माइक्रोवेस्कुलेचर है हमारा, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटी, जो हमारी छोटी वेसल्स हैं, छोटी मतलब जो आर्टरीज है, कोई भी बड़ी आर्टरी है तो वो डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर कैपिलरीज आपको पता है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करती है आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स का। और वेन्यूल्स जो हैं वो आपकी क्या है, जो वेन होती है वो जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम वेन्यूल्स कहते हैं। तो ये तीन हमारे माइक्रोवेस्कुलेचर हैं। इनमें जब आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा, एल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, तो आप उसको वेस्कुलर इवेंट्स के अंतर्गत मानेंगे, ठीक है। अब वेस्कुलर इवेंट्स के अंतर्गत क्या आता है, पहला है हमारा हीमोडाइनमिक चेंजेस और दूसरा है चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीमोडाइनमिक चेंजेस, यानी ब्लड में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ब्लड में क्या क्या चेंजेस होंगे, जो हीमोडाइनमिक चेंजेस हैं, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इज एज अंडर, जो चेंजेस के जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि किसी भी प्रकार का अगर सेल इंजरी होता है, ठीक है, सेल इंजर्ड हुआ, फिर क्या हुआ, ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत थोड़े समय के लिए जो आर्टरीज होंगी, ठीक है, वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो रही थी, तो जो हमारे आर्ट्रियोल्स होंगे वो बहुत थोड़े समय के लिए उनका क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे यानी कि सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा दूसरे पॉइंट में, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स। यहाँ पर ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, इसका मतलब था कि जो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए हो रहे हैं, और परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन होगा फिर आर्ट्रियोल्स का, ठीक है। तो पहले यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और वो ट्रांजिएंट था, बहुत थोड़े समय के लिए था। फिर यहाँ पर परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन हुआ आर्ट्रियोल्स का, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि increased blood volume and microvascular bed of the area which is responsible for redness and warmth at the site of acute inflammation। जिससे क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम जो था वहाँ पर बढ़ गया, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम उस आर्ट्रियोल का बढ़ गया इन माइक्रोवेस्कुलर बेड ऑफ द एरिया, ठीक है, यानी जिस एरिया में भी इन्फ्लेमेशन होना था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर रेडनेस हमको दिखी, ठीक है। जहाँ पर भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो वहाँ पर हमको रेड रेड सा दिखेगा, क्योंकि ब्लड का कलर ही होता है रेड, ठीक है। एंड वार्म्स एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, और एक्यूट इन्फ्लामेशन की जो साइट थी वहाँ पर हमको वार्म यानी थोड़ी सी हीट मिलेगी, गर्म सा वहाँ पर हमको महसूस होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा किसके कारण हो रहा था, प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन के कारण हो रहा था, क्योंकि वेसल्स डायलेट करेंगी तो वहाँ पर ब्लड वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा हमारा, तो ब्लड रेड होता है, तो वहाँ पर हमको क्या है, रेड कलर दिखाई पड़ेगा, और वहाँ पर वार्म्स, ठीक है, हमको हीट भी महसूस होगी। फिर आता है हमारा परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन। जो परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन हुआ था उससे एलिवेट द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
यहाँ पर लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हम उस कैपिलरी या उस आर्ट्रियोल का ब्लड प्रेशर समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस जो आर्ट्रियोल था उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, किसके कारण, परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन के कारण। रिजल्ट्स इन ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जिससे क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड है ना वो उसका ट्रांसुडेट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक है। जो हमारी वेसल थी ना, तो वेसल में जब वहाँ पर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, वेसल्स क्या हैं, डायलेट कर जाएंगी, तो वहाँ से उसका ट्रांसुडेट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा स्पेस होता है, जो सेल के बाहर वाला स्पेस होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पर क्या है, फ्लूइड आपका हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, सो देयर इज स्वेलिंग एट लोकल साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी उस पार्ट में जहाँ पर एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका एडेमा वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट, स्लोइंग या स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन फॉलोज। फिर क्या होगा, जो माइक्रो सर्कुलेशन वहाँ पर हो रहा होगा उसका स्टेसिस हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, कॉज्ड इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स, जिनसे जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी, आरबीसीज हैं, एरिथ्रोसाइट्स, वो क्या होंगी, उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पर बढ़ जाएगी और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब होता है उसका गाढ़ापन, ठीक है। तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रेड सेल्स की वो बढ़ रही है। और आपको पता है कि आरबीसी हमारे ब्लड में बिल्कुल उसी तरह रहती हैं जैसे कि उबलती हुई चाय में जैसे चाय पत्ती रहती है ना, तो उसी प्रकार से वहाँ पर ब्लड में आरबीसीज भी सर्कुलेट होती हैं। वो क्या है, हमारी बॉडी का फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है, ब्लड का। तो उससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म्ड एलिमेंट है। उससे क्या होगा, स्टेसिस इज फॉलोड बाय ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन, और फिर क्या होगा, ये कंडीशन चली जाएगी ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स बताया गया है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे उन्होंने ये कुछ कॉन्क्लूज़न इसका निकाला। तो उसको हम ऐसे ही थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ इतनी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है। तो उसका नाम था ट्रिपल रिस्पॉन्स या रेड लाइन रिस्पॉन्स, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे लुइस, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इंड्यूस्ड द चेंजेस इन द स्किन ऑफ इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बाय फर्म स्ट्रोकिंग विद ए ब्लंट पॉइंट या पेंसिल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक ब्लंट पॉइंट पेंसिल थी, ठीक है, उससे जो इनर एस्पेक्ट होता है फोर आर्म का वहाँ पर फर्म स्ट्रोक किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती से वहाँ पर स्ट्रोकिंग की, जिससे उन्हें कुछ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। पहला है रेड लाइन, ठीक है, और दूसरा फ्लेयर, तीसरा व्हील, ठीक है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, इसको हम ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं, रेड लाइन, फ्लेयर, व्हील, ठीक है। रेड लाइन का मतलब है ड्यू टू वैसोडाइलेशन ऑफ कैपिलरीज। रेड लाइन वहाँ पर क्यों दिखी, क्योंकि जो कैपिलरीज थी उनकी वेसल्स क्या है, डायलेट कर गई थी। और फ्लेयर वहाँ पर क्यों दिखा, ब्राइट रेडिश एपियरेंस को हम फ्लेयर कहेंगे वहाँ पर, ठीक है। ब्राइट रेडिश कलर को का वहाँ पर हमको दिखा, तो इसलिए हम लोग उसको फ्लेयर कहते हैं। व्हील का मतलब है स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग या एडेमा, यानी वहाँ पर जो हमारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट था, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, वहाँ पर क्या है, फ्लूइड जमा हो गया था, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वेलिंग, ठीक है। तो वो है हमारा व्हील, ठीक है। तो ये आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स याद रखना है। लुइस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमको तीन चीज़ें मिल रही थी, रेड लाइन, फ्लेयर और व्हील, ठीक है। फिर जो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स पढ़े थे, हीमोडायनेमिक चेंजेस और दूसरा था चेंज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस हमारा हो गया, उसके बाद में आता है हमारा चेंज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो वैस्कुलर परमिएबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वो यहाँ पर बताए गए हैं। इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी अगर बढ़ जाए तो उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क मानते हैं। सबसे पहले एक होता है हमारा एक्सुडेट, एक होता है ट्रांसुडेट, ठीक है। तो एक्सुडेट में क्या है, ड्यू टू वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वैस्कुलर परमिएबिलिटी के कारण स्केप ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड, ठीक है। जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है ना, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गई, ये सब हमारे प्रोटीन रिच फ्लूइड में आते हैं। एंड ल्यूकोसाइट इनटू एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस, तो ये सब क्या है, ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में पहुंच जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये रही आपकी वेसल, ठीक है। तो ये वेसल से क्या होगा, यहाँ पर जब आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज यहाँ पर मिल रही होंगी, तो वहाँ पर ये जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होगा, ये आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर का मतलब होता है जो वेसल है उसके बाहर वाला स्पेस, ठीक है। वेसल के बाहर वाला, जो वेसल के अंदर है वो है इंट्रावेस्कुलर, और जो वेसल के बाहर है वो है एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। यानी जो ल्यूकोसाइट होंगी और जो हमारा प्रोटीन रिच फ्लूइड है वो क्या एक्सुडेट कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, किसमें, हमारे एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में। जिससे क्या होगा, जिससे हमारी यहाँ पर दो चीज़ें होंगी,
इंक्रीज इन इंट्रावेस्कुलर ओस्मोटिक प्रेशर, जिससे इंट्रावेस्कुलर ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा ड्यू टू एक्सुडेशन ऑफ प्रोटीन। किसके कारण? प्रोटीन के एक्सुडेशन के कारण जो इंट्रावेस्कुलर ओस्मोटिक प्रेशर था वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन पहले क्या थी, हमारी वेसल्स के अंदर थी। तो जब वेसल्स के अंदर थी तो ये हमारा इंट्रावेस्कुलर ओस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने का काम करती थी वहाँ पर, लेकिन जब ये बाहर चली गई तो फिर ये क्या है, इंट्रावेस्कुलर ओस्मोटिक प्रेशर को कम करने का काम करेंगी, क्योंकि ये अब वेसल्स के अंदर नहीं रही। और दूसरी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज इन ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब जब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स या जो कुछ भी है प्रोटीन मटेरियल वो हमारा ब्लड वेसल के बाहर पहुंच गया है, तो वो वहाँ के ओस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक है, आप मेन चीज़ ये समझिए कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कुछ भी प्रोटीन मटेरियल वगैरह है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है ओस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना। ठीक है, जब वो वेसल्स के अंदर थी तो वेसल्स के अंदर का बढ़ा रही थी, लेकिन वो क्या हुआ, वो बाहर चली गई। ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली गई। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली गई तो वो वहाँ का ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगी। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए अंदर वाले का ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ इडमा फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, जिससे जो है इडमा फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाएगा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ का जो है ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया है और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का ओस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हमको वहाँ पर इडमा देखने को मिलेगा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में। फिर दूसरा था हमारा ट्रांसुडेट। तो ट्रांसुडेट में क्या था, पहला पॉइंट था हमारा वैसोडाइलेशन, यानी जब वेसल्स डायलेट कर जाएंगी तो भी इडमा जो है वहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा पहुँच जाएगा। और दूसरा है इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा इडमा भी उससे जो है वो बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि जो फोर्सेस डेट कॉज्ड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, यानी वो फोर्सेस जो फ्लूइड का आउटवर्ड मूवमेंट कराएंगे, यानी वेसल, कोई भी वेसल है उसके बाहर मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, वो मैं आपको फोर्सेस के नाम बता रहा हूँ, जो कि पहला है इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी वेसल के अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा ना वो हमारा क्या कराएगा, आउटवर्ड मूवमेंट कराएगा फ्लूइड का। ठीक है, जो कोई भी वेसल है उसके अंदर जो है जो हमारा ब्लड बह रहा है ना, तो वो क्या है, उसका जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरियोल्स। ठीक है, तो जो हमारा लेटरल प्रेशर है तो इसका काम क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ये आउटवर्ड मूवमेंट कराता है। ठीक है, फ्लूइड का ये आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है। और दूसरा है हमारा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये मैं आपको बता ही चुका, जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करती हैं, और ये क्या करेंगी, ये भी आउटवर्ड मूवमेंट कराने का काम करती हैं। ठीक है, जब तक ये अंदर हैं। फोर्सेज डेट कॉज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, वो फोर्सेज जो इनवर्ड मूवमेंट कराएंगी यानी वेसल्स के अंदर वाला। तो इंट्रावेस्कुलर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वेसल्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन्स ऑफर करेंगी वो हमारा क्या करेंगी, इनवर्ड मूवमेंट कराएंगी फ्लूइड का। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो ब्लड प्रेशर होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो वो हमारा क्या करेगा, वो इनवर्ड मूवमेंट कराएगा फ्लूइड का। फिर यहाँ पर आपको ये थोड़ा एडिमा वाला आ गया कि वॉट एवर लिटिल फ्लूइड इज लेफ्ट इन द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, अगर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में कोई फ्लूइड रह भी जाता है, ठीक है, इज ड्रेन्ड अवे बाय लिम्फेटिक्स, तो वो लिम्फेटिक के द्वारा ड्रेन कर दिया जाता है, एंड दस नो एडिमा रिजल्ट्स नॉर्मली। ठीक है, तो और नॉर्मली वहाँ पर कोई भी एडिमा देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो लिम्फेटिक्स है, अगर लिम्फेटिक फेल्योर हमको मिलता है, लिम्फेटिक सही से ड्रेन नहीं कर रहा है, तो हमको वहाँ पर एडिमा नॉर्मली देखने को मिलेगा, नहीं तो हमको कोई भी एडिमा नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिम्फेटिक्स क्या है, उसका भी थोड़ा मेन रोल वहाँ पर हो जाता है। इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से जो है हम ये समझते हैं कि जो भी सेल्स हैं ना, तो सेल्स के जो बीच वाला कंपार्टमेंट होता है उसको हम इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट कहेंगे। ठीक है, और जो वेसल होती है, वेसल के अंदर वाला कंपार्टमेंट इंट्रावेस्कुलर, और इसके बाहर वाला एक्स्ट्रा वेस्कुलर। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट को हम एक ही मान सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वेस्कुलर में हमारा जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है वो भी आ सकता है, क्योंकि वो भी वेसल के बाहर ही है। ठीक है, तो उसमें हमारे दो आ जाएंगे, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो इसके आगे जो आगे इन्फ्लेमेशन का जो कुछ भी रह रहा है ना, जो कुछ भी पार्ट रह रहा है उसकी बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।